हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। जैसा आप सबको पता है, ये हमारी क्लास 7 की एसएसटी की सीरीज़ चल रही है। इसमें मैं चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट आपको पढ़ाऊंगी। फर्स्ट मैं आपको बता चुकी हूँ, सेकंड पार्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। इतिहासकार और उनके स्रोत। अब देखिए, जो इतिहासकार हैं उनके क्या क्या स्रोत हैं, इतिहासकार किन स्रोतों से लोगों को बताते हैं इतिहास के बारे में, ये हम जानेंगे। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोत का सहारा लेते हैं। अब देखिए, जो इतिहासकार होते हैं वो किस युग के हैं और किस युग का वो अध्ययन कर रहे हैं, कौन सा युग है वो, और उनकी खोज वो लोग किस तरीके से करते हैं, प्राकृतिक रूप में करते हैं ना। वो अलग अलग तरीक़े से तरह से स्रोतों का सहारा लेते हैं। उन्हीं स्रोतों के बारे में हम जानेंगे। उदाहरण के लिए, पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। अब देखिए, एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए, आपने पिछली साल यानी क्लास 6 में गुप्त वंश और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था। वैसे ही इस बार आपको आगे के इस शासन के आगे के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों तक के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, ये जो आपका पिछली साल था वो आपका क्लास 6 में, उसमें आपने गुप्त वंश, मौर्य वंश, हर्षवर्धन, इन सब राजाओं के बारे में पढ़ा था। पर अब हम लोग इनसे आगे के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इनसे आगे कौन कौन से राजा महाराजा थे, इनके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे आपकी क्लास 7 की बुक से। ये जो पुस्तक आप पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग मोटे तौर पे देखिए कितना 700 से 1750, देख लीजिए आप, 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों तक के बारे में हमें पढ़ना है इसमें, ठीक है। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेगी जो पिछले इतिहास से वैसी ही चली आ रही है। मतलब इसका मतलब ये है कि आप जब अध्ययन करते हैं इतिहास का, तो इतिहासकार जिन स्रोत का प्रयोग करते हैं उसके ना, जो इतिहास अपने स्रोत जो प्रयोग करते हैं जिस तरह का, ठीक है, तो उनमें आपको बहुत सी बातें एक जैसी आज भी मिलेगी। जैसा मतलब जैसी पिछले साल थी या उसके पिछले साल थी, तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कभी नहीं बदलती। वैसी ही ना इतिहासकार के स्रोत होते हैं जो नहीं बदलते हैं, ठीक है। वैसे ही चले आ रही है ये, ठीक। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठा करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर ही निर्भर करते थे। अब देखिए, इतिहासकार थे जो, वो अभी भी देखो जानकारी कहाँ से इकट्ठा करते थे, सिक्के से, शिलालेख से। शिलालेख, शिला पे जो लिखी गई लेख होती है उसको शिलालेख बोलते हैं। उनसे स्थापत्य कला यानी जो भवन का निर्माण करने के लिए जो कला का प्रयोग होता है उसको स्थापत्य कला कहा जाता है। इन चीज़ों से, और जो लिखित सामग्री हमें मिलती है, इन्हीं सब पे इतिहासकार निर्भर होते थे। इन्हीं सब से वे जानकारी इकट्ठा करते थे, क्योंकि और कहाँ से जानकारी उन्हें प्राप्त होगी। पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न हैं। अब देखिए, कुछ बातें देखिए बदल गई है, पहले से भिन्न हो गई है, ठीक है। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविध आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। अब देखिए, जो ये युग चल रहा है, इसमें ना प्रमाण की हुई लिखित
सामग्री जो होती है उसकी संख्या अचानक से इतनी बढ़ गई कि सब आश्चर्यजनक बात थी। ये विविध आश्चर्यजनक रूप हो गया था। ये मतलब अलग अलग तरह की लिखित सामग्री अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई और ऐसा हमें देखने को भी मिला। ठीक है, इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं को के एक दूसरे प्रकार के स्रोत का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। ठीक है, जो आपका लिखित सामग्री था उसका इस्तेमाल जो था वो इतिहासकार उसके स्रोत का इस्तेमाल इतिहासकार कम करने लगे थे अब धीरे धीरे। इस समय के दौरान कागज़ क्रमशः सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा। अब देखिए, ये जो कागज़ था, पहले तो लिपि लिखी जाती थी पर बाद में कागज़ का उपयोग होने लगा। अब जो ये समय चल रहा था, इस समय कागज़ जो था उसका दाम बहुत कम था, वो बहुत सस्ता था। ठीक है, इसीलिए बड़े पैमाने पे लोग इसका इस्तेमाल करने लगे थे। ज़्यादातर लोग कागज़ का इस्तेमाल करने लगे थे। जब कोई चीज़ सस्ती हो गई और आपको सुविधा दे रही है तो वो चीज़ आप ज़रूर उपयोग करेंगे। उसी तरह कागज़ भी उपयोग में आने लगा था और हर जगह आसानी से उपलब्ध हो जा रहा था। लोग धर्म ग्रंथ, शास्त्रों, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखक तथा उपदेश, अर्जियाँ, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने के लिए भी इसका प्रयोग करने लगे। अब देखिए, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होने लगा। धर्म ग्रंथ को पढ़ लिखने के लिए यूज होने लगा कागज़ का। अब शासक जो थे, राजा होते थे, उनके वृत्तांत लिखे जाने लगे। वृत्तांत मतलब कहानियाँ। ठीक है, संतों के लेखन, संत जो थे वो भी लेखन कार्य पेज पे करने लगे कागज़ में। और उपदेश जो थे वे भी ये लोग कागज़ में लिख लिख के देने लगे अब। और अर्जियाँ जो होती थी, जैसे हम लोग भगवान को विश लिखते हैं, वैसे अर्जियाँ चलती थी उस समय, वो भी कागज़ पे लिखी जाने लगी। अदालत का काम, अदालत की जो दस्तावेज होते थे वो भी कागज़ पे होने लगे सब। ठीक है, हिसाब किताब सब कागज़ पे, कर के खाते आदि ये सब भी कागज़ पे लिखे जाने लगे। इन सब का प्रयोग, सब चीज़ों के लिए कागज़ों का प्रयोग होने लगा था। धनी व्यक्ति, शासन जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियाँ एकत्रित करते थे। अब देखिए, जो धनी व्यक्ति थी, ठीक है, वो या शासक जन, मठ, मंदिर सब क्या थे, ये लोग पांडुलिपि एकत्र किया करते थे। ये लोग पांडुलिपि इकट्ठा करने लगे क्योंकि अब वो कीमती हो गई होगी, कागज़ सस्ता हो गया तो। ठीक है, धनी व्यक्ति यानी अमीर आदमी, और आपका शासक जन मतलब उस समय के जो राजा वाजा होंगे उनके लोग, मठ के, मंदिर के लोग, ये लोग पांडुलिपि इकट्ठा करने लगे थे। ठीक है, इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। अब देखिए, जो पांडुलिपि थी इसको कहाँ रखा जा रहा था, वो पुस्तकालयों में। पुस्तकालय यानी आपका लाइब्रेरी या अभिलेखागार यानी म्यूजियम में, इन जगहों पे ये पांडुलिपि को रखा जाता था। इन पांडुलिपि तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत भारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। देखिए, जो पांडुलिपि हैं, इनके जो दस्तावेज हैं, ठीक है, इससे इतिहासकार को बहुत सारी जानकारी मिलती है। बहुत बड़ी बड़ी और जानकारियाँ जो हैं इन्हीं पांडुलिपियों से मिल जाती है इतिहासकार को। मगर साथ ही में इनका ये जो पांडुलिपि है इसका प्रयोग करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि इसमें विशेष तरह की इंक से ही लिखा जाता है जो जड़ी बूटी से बनती है, तो इनका इस्तेमाल भी बहुत कठिन था। उन दिनों छापे खानों तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकलविश हाथ से ही पांडुलिपि की प्रतिकृति बनाते थे। अब देखिए, उन दिनों छापे खाने मतलब छपाई के लिए कारखाने तो थे नहीं, जैसे प्रिंट आउट आप निकालते हैं तो वैसा काम नहीं था,
इसलिए जो लिपिक होते थे या नकलन विश भी बोला जाता था, ये लोग होते थे, ये एक ही चीज़ को बार बार लिख के पांडुलिपि पे इसकी प्रतिकृति बनाते थे, समझे। एक जैसा बार बार लिख के ये लोग प्रतिकृति बनाते थे उसका। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह काल की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। अब देखिए, अब आपको ये सोचना है कि आपने अगर कभी अपने दोस्त की कॉपी से होमवर्क कॉपी किया होगा, नकल उतारी होगी, देख के जल्दी जल्दी अपने कॉपी में उतारा होगा, तो ये लिखना भी आसान नहीं है। आपसे थोड़ा थोड़ा मिस्टेक कहीं जगह जगह ज़रूर हो गई होगी, ठीक है। तो एक जैसा लिखना भी आसान नहीं होता था। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज़ा ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। अब आप सोचिए, एक बार लिख देने के बाद दोबारा लिखने में कितनी दिक्कत होती थी। कभी कभी लिखावट नहीं समझ में आ रही है, ये भी परेशानी हो जाती थी। फिर आप लिखेंगे कैसे ना, आपको मजबूर होकर अंदाज़ा लगा के लिखना पड़ता होगा कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। वो भी सत्य है कि नहीं, ठीक है। अब फलस्वरूप आपके लिखे में, मित्र के लिखे में कुछ छोटे मोटे, लेकिन ये देखिए, आप जो ये चित्र देख रहे हैं ये लिपिक है, देखिए ये लिख रहा है, ठीक है। महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। अब देखिए, आपके में लिखावट में और आपके मित्र की कॉपी के लिखावट में फ़र्क आ जाता है। आप वही चीज़ कुछ तरीके से बोलते हैं, वो कुछ तरीके से बोलता होगा, तो दोनों अपने अपने तरीके से लिखते हैं, तो ये अंतर आ जाता है महत्वपूर्ण बहुत। पांडुलिपि के प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ ही यही होता है। अब देखिए, जो पांडुलिपि की लिपिक बनानी पड़ती थी प्रतिलिपि, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही होता था, थोड़े थोड़े वर्ड से गलतियां हो जाना, ठीक है। प्रतिलिपि बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे, कहीं कोई शब्द तो कहीं कोई वाक्य। अब देखिए, प्रतिलिपि बनाते समय जो लिपिक होता था वो छोटा छोटा फेरबदल कर देता था, ठीक है। कहीं कोई शब्द उड़ा देता था तो कहीं कोई वाक्य, ठीक। इसीलिए पांडुलिपि एक जैसी नहीं होती। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रहीं और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गईं। यानी देखिए, समय बीतता गया, सदी दर सदी बीतती गई, अब जो प्रतिलिपियां थीं उनकी भी प्रतिलिपि बनना शुरू हो गई। यानी जो एक प्रतिलिपि से 4-5 प्रतिलिपि बनी थी, उन 4-5 प्रतिलिपियों से उनकी दुगनी बन गई, ठीक है। और अतः जो एक मूल ग्रंथ थी उसकी कॉपी जो होती है, प्रतिलिपि होती है, वो सभी एक दूसरे से बिल्कुल अलग बन गई, बहुत अलग बनी, ठीक है। क्योंकि सब में कोई में एक वाक्य अलग हुआ, कोई में एक शब्द अलग हुआ। इससे ऐसा करते करते पूरी प्रतिलिपि ही बदल गई, इसमें बहुत सारी भिन्नता आ गई। इससे बहुत ही गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमारे लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। अब देखिए, इससे बहुत बड़ी समस्या भी पैदा हुई। क्या गंभीर समस्या पैदा हो गई कि आज आपको ओरिजिनल कॉपी जो होती है, मूल प्रतिलिपि पांडुलिपि, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। खोजने पे भी नहीं मिलेगी, शायद ही कहीं मिल सके, क्योंकि उसके मिलने का चांस बहुत कम था। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। अब देखिए, जो बाद में प्रतिलिपियां बनाई गईं उन पर ही हमें निर्भीत होना होगा, उन्हीं की बातों को हमें सच मानना होगा, क्योंकि पुरानी
पांडुलिपि जो है, मूल पांडुलिपि है, वो शायद ही मिले। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता था। अब देखिए, इसीलिए अब जो इतिहासकार थे उनको सच जानने के लिए, ठीक है, एक ही लेखक की बहुत सारी प्रतिलिपि जो होती थी, वो सभी को, इतिहासकारों को उन सभी प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता था, क्योंकि मूल प्रतिलिपि तो थी नहीं, इसमें क्या क्या समानता थी तो वो सच मानते थे, और जो अलग अलग भिन्न थी उसका अंदाज़ा लगाते थे इतिहासकार। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। अब देखिए, कई बार ऐसा होता था, जो लेखक हैं वो खुद ही उन समय समय आने पर वो जो प्रतिलिपि थी उसमें संशोधन करते थे। संशोधन मतलब कुछ जोड़ देना, कुछ हटा देना, ऐसा, ठीक है। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार ज़िया-उद-दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था, मतलब 1358 में, ठीक है। तो अब देखिए, जो 14वीं शताब्दी के लेखक इतिहासकार थे ज़िया-उद-दीन बर्नी, उन्होंने अपना पहला वृत्तांत जो था वो 1356 में लिखा था। सोचिए, 1356, आज से कितना 100 साल पहले, देखिए, अंदाज़ा लगाइए, बाप रे। तो इससे दूसरी बार जब 2 साल इसकी दूसरी बार इन्होंने संशोधन किया, तो ये 200 साल बाद, 2 वर्ष बाद ही इन्होंने फिर संशोधन किया उसमें। तो 56, 57, 58 में संशोधन किया होगा। दोनों में अंतर है, लेकिन 1917 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। अब देखिए, इन्होंने 2 बार लिखा वृत्तांत, ठीक है, दोनों में बहुत अंतर था, पर जो 1971 जो सन था, तब तक इतिहासकारों को पहली वाली जो प्रतिलिपि थी, वृत्तांत था, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी उनके पास। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था। अब देखिए, विशाल पुस्तकालय जो था, उसके विशाल संग्रह मतलब इकट्ठा की हुई पुस्तकें, उसमें कहीं ये दब गया था। मतलब जहाँ बहुत सारी किताबें रखी हों तो किसी का निगाह ही नहीं गया होगा वहाँ, ठीक है। तो ये वहाँ पे थी, कोई इसे देख नहीं पाया था। 1971 के बाद इसके बारे में लोगों को पता चला। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। अब देखिए, इसके बाद नए राजनीति और सामाजिक समूह बनने शुरू हो गए थे। आइए हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सन 700 से 1750 के बीच हजारों वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। अब देखिए, जो इतिहासकार थे उनके लिए 700 से 1750 के बीच की जितनी भी जानकारी थी, अध्ययन करने का कार्य था, यह इतिहासकारों के लिए आगे भारी चुनौती रखता है, ठीक है। क्योंकि इसकी मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह से परिवर्तन हुए। क्योंकि देखिए, क्यों चुनौती रखता है, क्योंकि इसमें 700 से 1750 के बीच में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया था समाज में, ठीक है। समाज में क्या, राजनीति में, समाज में, आर्थिक रूप में, मतलब अब बहुत पूरी तरीके से हमारा जनजीवन तो था वो पूरी तरीके से बदल गया था। उस समय बहुत सारे परिवर्तन आए थे, बहुत बड़े पैमाने पे। इस काल में अलग अलग समय पर नई औद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे कि सिंचाई में रहट, कटाई में चरखे और युद्ध में आग्नेय यंत्रों का इस्तेमाल, बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल।
अब देखिए जो परिवर्तन आए तो ये अलग अलग तरीके से आए थे। तो ये हमारे इस काल में जो अलग अलग समय पे औद्योगिक परिवर्तन आए थे उसके दर्शन करने हमें क्या क्या दर्शन होते हैं उसके, जैसे कि आपका आप एग्जाम्पल दीजिए, सिंचाई के लिए रहट एक हथियार होता है जिसे सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाता है। कटाई के लिए चरखे, अब देखिए काटने के लिए बड़ा बड़ा गोल गोल होता है, चरखा होता है उसको, जैसे उसमें पत्ती उत्ती डाल के बड़ी बड़ी घास डाल के गोल गोल घुमाया जाता है तो वो अपने आप कट कट के गिरने लगती है, उसी को बोलते हैं चरखा। और युद्ध में आग्नेय शस्त्रों, देखिए जो युद्ध में आग्नेय शस्त्र यानी बारूद से बने वाले जो हथियार होते हैं ये होते हैं, इनका इस्तेमाल उस समय बहुत ज़्यादा ही किया जाता था। उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया। अब देखिए जो ये समय के साथ खान पान भी बदला तो इस समय नए खान पान भी आए थे, जैसे कि देखिए क्या, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। अब देखिए नया भोजन इन लोगों को क्या पता चला, आलू जिसकी सब्जी हम लोग बहुत खाते हैं, मक्का यानी आपका स्वीट कॉर्न, भुट्टे के ऊपर जो लगा रहता है जो बारिश के मौसम में हम लोग खाते हैं उसको मक्का बोलते हैं। मिर्च तो आप जानते ही होंगे, चाय और कॉफ़ी, ये सब चीज़ परिवर्तन में जो नई परिवर्तन आए थे खान पीन में उनमें ये सब शामिल थे। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियाँ और फसल उन लोगों के साथ है जो नए विचार भी लेके आए थे। अब देखिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो परिवर्तन है, ठीक है, जो तमाम परिवर्तन हुए हैं चाहे वो औद्योगिक हों, प्रौद्योगिक हों या फसल के हों, ठीक है, फसलों में हों, ये सभी उन लोगों के साथ है जो नए विचार लेके बाहर से आए थे, ठीक है। यानी देखिए भारत में ना ऐसा होता है, भारत ही क्या कहीं भी आप जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जैसे कि अब आप ही बाहर जाके कहीं बसते हैं और आप भारत के हैं, ठीक है, तो आप जहाँ जाएंगे तो वहाँ की संस्कृति अपनाने के साथ साथ अपनी भी संस्कृति तो वहाँ के लोगों को बताएंगे, वहाँ के लोग उसको फॉलो कराएंगे, ठीक है। तो इसी तरह जब भारत में लोग आए तो उनके साथ नई नई चीज़ें यहाँ आईं, ठीक है। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल भी रहा। अध्याय 5, 6 और 7 में आप इसके बारे में जानेंगे। अब देखिए परिणाम के स्वरूप आपको ये भी देखना है कि आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि उस समय जैसा मैंने बताया कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी तरह के परिवर्तन आए 700 से 1750 के बीच में, ठीक है। और ऐसा आप देखिए ये इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपके अभी आने वाले लेसन में आपको पाठ में आपको देखने को मिलेगा 5, 6 और 7 में, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अब देखिए ये जो युग था ये परिवर्तन का युग था, तो परिवर्तन होने के साथ साथ ये गतिशील भी हो गया था, ठीक है, गतिशील भी हो गया था। तो वे एक स्थान से दूसरे स्थान पे लोग उस समय बहुत आना जाना शुरू कर दिए थे, बहुत ज़्यादा आना जाना एक जगह से दूसरी जगह लोगों का बढ़ रहा था। अक्सर अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर यात्रा करने लगे थे। अब देखिए कोई भी अवसर काम की तलाश में अब लोगों के पूरे झुंड, ठीक है, ये एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने लगे थे, यात्राएं करने लगे थे, ठीक है। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। अब देखिए जो ये उपमहाद्वीप है यहाँ पे
अपार संपदा थी, अपार पैसे, प्रॉपर्टी, जायदाद सब बहुत थी। यहाँ बहुत उद्योग केंद्र भी थे। आप यहाँ पे आके लोग अपना भाग्य आजमाने की कोशिश करते थे और संभवतः यहाँ अपार अपना भाग्य तेज करने के लिए, गढ़ने के लिए लोगों के पास यहाँ बहुत सारी संभावनाएं मौजूद थीं। इस काल में जिन समुदायों का, ठीक है, महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत। अब देखिए जो काल था 700 से 1750, इसमें जिन लोगों का वर्चस्व बढ़ा, ठीक है, महत्व बढ़ा समाज में, वे थे, वह एक समुदाय था। वो समुदाय पता है कौन सा था? राजपूत समुदाय था वो, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला था। अब ये जो समाज था, इसका नाम कहाँ से निकला था? राजपूत। कहाँ से निकला वो शब्द है? राजा का पुत्र, राजपुत्र से राजपूत हो गया है ये, ठीक है। ये राजा के पुत्र, राजपुत्र से निकला हुआ शब्द है। 18वीं सदी से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। अब देखिए आमतौर पे आपको 18वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में ये नाम जो था, ये समानता है उन लोगों के झुंड को कहा जाता था जो अपने आप को क्षत्रिय बताते थे, ठीक है। जो लोग अपने आप को क्षत्रिय बोलते थे, क्षत्रिय वर्ण का होने का दावा करते थे, उन लोगों को राजपुत्र कहा जाता था, राजपूत। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। अब देखिए ये जो राजपूत शब्द है, ये इसके अंतर्गत केवल राजा और सामंत के बच्चे बेटे नहीं आते थे, ठीक है, ये वर्ग के लोग नहीं आते थे, बल्कि वो लोग भी आते थे जो सेनापति हों, सैनिक हों, इन लोग को भी आते थे। और वो पूरे उपमहाद्वीप में जो अलग अलग शासक होते थे, उनकी सेना में ऐसे लोग सेवारत होते थे, सेनापति, सैनिक, उन लोग को भी क्षत्रिय कहा जाता था। यानी सेना के एक एक आदमी, यानी घुड़सवार, हाथी सवार, पैदल, ठीक है, तो इन सभी को क्षत्रिय कहा गया था। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वाभिभक्ति के गुणगान करते थे। अब देखिए जो कवि और चारण थे, ये राजपूतों की आचार संहिता होती थी, ठीक है, उसमें राजाओं के बारे में प्रबल जानकारी देते थे, उनके पराक्रम और स्वाभिमान भक्ति, मतलब कि सर कट जाए और लोगों के आगे हम झुकेंगे नहीं, दुश्मन के आगे, ऐसी भक्ति का गुणगान ये लोग करते थे, कवि और चारण जो होते थे ये लोग। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के लिए अवसरों का लाभ मराठा, जाट, सिख, अहोम, काहस्क, मुख्यतः लिपिक और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूहों ने उठाया। अब देखिए इस समय देखिए किसने फ़ायदा उठाया था? जब ये जो युग चल रहा था, इसमें सबसे ज़्यादा राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल किसने किया था? अब देखिए ये जो अवसर था, इसका लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्क, ये वे लोग होते थे जो लिपिक या मुंशी होते थे, मुंशी का कार्य करते थे, यानी हिसाब किताब लिखने का कार्य, हिसाब किताब करने का कार्य, और लिपिक यानी लिखने का कार्य, ठीक है, ये सब कार्य ये लोग करते थे। तो यही लोग सिख, मराठा, जाट ये लोग होते थे, कायस्क, ठीक है, ये लोग, क्योंकि उस समय लोगों को लिखने पढ़ने और हिसाब करने आता नहीं था, तो ये उसका बहुत फ़ायदा उठाते थे, तो इसलिए इनका महत्व बहुत ज़्यादा था उस समय, ठीक। ये सब समूहों ने बहुत राजनीतिक दृष्टि का महत्व उस समय उठाया था, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छा, क्योंकि उस समय लोगों को जब पढ़ने नहीं, अब आप ही सोचिए, जब आप ही पूरे घर में पढ़ने वाले हों, ठीक है,
तो और कोई को पढ़ने लिखने नहीं आता होगा तो आपका महत्व अलग होगा, ठीक है। उसी तरह इन लोगों का वहाँ उस समय की राजनीतिक दृष्टि में महत्व बहुत ज़्यादा था। के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। अब देखिए जो ये काल था, इस समय सबसे ज़्यादा खेती को बढ़ावा मिला था। इस खेती को बढ़ावा मिलने से ये हो गया कि जंगलों की कटाई शुरू हो गई, ठीक है। अनाज उगाने के लिए जंगल काट के खेत बना दिए जाते थे, वहाँ खेती की जाती थी, क्योंकि जंगलों की ज़मीन जो होती थी वो बहुत उपजाऊ होती थी। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की उपेक्षा बहुत तेज़ी से और पूरे तौर पर हुआ। अब देखिए जो कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पे ये जंगल काट के खेती करने का काम बहुत तेज़ी से शुरू हुआ, ठीक है, और पूरे तौर पर हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा जंगल काट के खेत बनाए गए, वहाँ खेती की गई, बहुत तेज़ी से ये कार्य हुआ था। पर्यावरण में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा, ठीक है। पर्यावरण मतलब देखिए क्या होता है, देखिए ये दिया हुआ है। इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से। अब देखिए जो जंगल है वहाँ पे भी देखिए लोग रहते ही होंगे, ठीक है, तो वहाँ की सामाजिक और आर्थिक जो जीवन शैली थी, ये पर्यावरण उसका मतलब इसी से है, जो पर्यावरण के क्षेत्र में होते हैं, ठीक है। पर्यावरण में जो परिवर्तन आए थे उससे जो वनवासी थे, ठीक है, वन में रहने वाले जो वासी होते हैं यानी वनवासी, ठीक है, ये अपने कबीले झुंड में रहते हैं जिन्हें कबीला कहा जाता है। तो वे लोग अपने जगह अपना स्थान छोड़ के जाने को मजबूर हो गए थे, क्योंकि अब जंगल तो वहाँ था नहीं, तो वो खुले मैदान में रहते, ये लोग जंगले में रहते थे, वनों में, इसलिए इन्हें अपना स्थान छोड़ना पड़ा था। कुछ और वनवासी ज़मीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। अब देखिए इसमें कुछ वनवासी ऐसे भी थे जिन लोगों ने अपनी जगह को छोड़ने की बजाय वहाँ पे खेती करना ज़्यादा बेटर समझा, ज़्यादा अच्छा समझा, ठीक है। तो वहाँ वे खेती करने के लिए ज़मीन में जुताई का काम करने लगे और किसान बन गए, कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। अब देखिए कि जो कृषक थे, ये लोग जो वनवासी से कृषक बने थे, अब ये जो नए समूह थे, ठीक है, क्योंकि ये लोग नए नए कृषक बने थे, तो वहाँ के जो क्षेत्रीय बाजार था, मुखिया लोग थे, पुजारी थे, जो मठ और मंदिर थे, इन सब की बातों से वे प्रभावित होने लगे थे। अब बहुत से लोग उस समय संन्यास की ओर भी अग्रसर हो गए थे, तो इन बातों से वे प्रभावित होने लगे थे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। अब देखिए ये जो लोग थे, ये लोग बड़े और जटिल समाज जो होता है उसके बड़े और जटिल अंग बन गए थे, ठीक है, क्योंकि कृषक जो थे, ये किसान यानी आपके जो वे समाज के बहुत बड़े अंग होते हैं, क्योंकि अगर किसान खेती ना करे तो पूरे राष्ट्र में खाने के लिए कुछ भी नहीं रह जाएगा। जो प्राकृतिक चीज़ें बची हैं उनके अलावा उन प्राकृतिक चीज़ों में जो पेड़ पे उगती है उन्हें भी देख रेख के लिए किसान होते हैं। तो यानी अगर किसान ना रहे तो हमें खाने पीने को कुछ भी ना मिले, ठीक है। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक की बेगार करनी पड़ती थी। अब देखिए ये लोग क्या थे, इन लोग को जो कृषक थे, इन लोग को कर भी चुकाना पड़ता था, और वहाँ के जो मालिक होते थे स्थानीय यानी बड़े आदमी वहाँ के, या वो ज़मीन के मालिक, या आपका वो एरिया के प्रभावशाली व्यक्ति, तो उनको ये लोग बेगार, उनका मतलब उनके यहाँ काम भी करना पड़ता था बेगार में, ठीक है। परिणाम स्वरूप किसानों की आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। अब देखिए इससे क्या हुआ, किसान और जो किसान थे इनका आर्थिक और सामाजिक अंतर जो था वो उभरने लगा था, ठीक है। वे लोग अपने सामाजिक अंतर के कारण
उभरते हुए दिख रहे थे, मतलब आगे बढ़ते हुए दिख रहे थे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी तो कुछ के पास मवेशी भी पालते थे, और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का काम भी किया करते थे। अब देखिए, ये लोग किसान होने के साथ साथ, खेती करने के साथ साथ पशुपालन भी करते थे, और साथ साथ जो समय बच जाता था उसमें ये लोग दस्तकारी यानी कारीगरी का काम भी करते थे। यानी देखिए, एक ही व्यक्ति समाज के 3 बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता था। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियां और उपजातियों में बंटने लगी, और उनकी पृष्ठभूमि और व्यापार के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा नीचा दर्जा दिया जाने लगा। अब देखिए, जैसे जैसे समाज बढ़ता गया, ठीक है, समाज में अंतर बढ़ता गया, जात पात, ऊंच नीच, जाति उपजाति, ये सब में बंटने लगा पूरा समाज, ठीक है। तो उनकी जो पृष्ठभूमि थी, यानी देखिए वे जो कार्य करते थे और व्यापार करते थे, उसके आधार पे उनको समाज में ऊपर नीचे दर्जा मिलने लगा। मतलब जो जो कार्य करता था उसके हिसाब से उसे समाज में अब कोई भी दर्जा हो सकता है वहाँ पे, ठीक है, कोई भी क्षेत्र में हो सकता है वो। अब हम लोग अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियाँ स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। अब देखिए, जो जाति थी वो लोग अपने समूहों का, सदस्यों का, उन पे नियंत्रण रखने के लिए कि कोई गलत कार्य न करे, कुछ ऐसा वैसा ना करे जिससे उन्हें आगे चल के तकलीफ़ हो, दिक्कत हो। तो उन लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए, नियंत्रण रखने के लिए ये जाति अपने अपने नियम कानून बनाने लगी थी, ठीक है। और नियम कानून अपने अपने ये लोग बनाते थे। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्ग की एक सभा कराती थी, जिससे कुछ इलाके में जाति पंचायत कहा जाता था। अब देखिए, जो लोग थे इनसे नियमों का पालन कौन कराता था? तो जो जाति थी उसके अलग अलग जातियों में नियमों का पालन बड़े बुजुर्ग ही कराते थे। उस जाति के जो बड़े बुजुर्ग होते थे वही कठोरता से नियम का पालन करवाते थे, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत भी हम लोग कहते हैं, कि जाति के द्वारा चलाई गई पंचायत को जाति पंचायत कहा जाता था। तो उन्हीं लोग के नियम कानून वहाँ चलते थे। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का भी पालन करना पड़ता था। अब देखिए, जो समाज का नियम है, गांव का नियम है, उसको तो पालन करना ही है, पर इन लोग अपना अपना नियम भी बना लिए थे, ठीक है। जो गांव का नियम है, जहाँ रहते हैं उनका नियम, इन लोगों को उन नियमों का भी पालन करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांव पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी सी इकाई भर होती थी। अब देखिए, जो गांव होता था वहाँ पे कई जगह उन गाँव का मालिक जो था वो किसान होता था, वहाँ का मुखिया होता था, ठीक है। क्योंकि मुखिया जो है वही गांव की देख रेख करता था, तो वहीं का शासन होता था। अब मिल मिला के, मतलब आप ये देखिए कि जो गांव है वो राज्य की सबसे छोटी इकाई होती थी, क्योंकि गांव से ही धीरे धीरे इकाई बढ़ती जाती थी, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो जाति के लोग होते थे, जो जिस जाति के होते थे, जैसे सोनार, लोहार, कुम्हार, व्यापारी, मतलब जो कार्य करता था वो अपने तो वो उस जाति का हो जाता था, और उस जाति के बड़े बुजुर्ग उस जाति के नियम कानून बना के उनको पालन करवाते थे। उन्हीं नियमों पालन करवाने वालों को जाति पंचायत कहा जाता था उस इलाके का। और वहाँ के लोग गांव के रीति रिवाज भी मानते थे, जहाँ रहते थे वहाँ पे। और इन गांव के मुखिया क्या होते थे? वहाँ के मालिक होते थे, ठीक है। और जो राज्य की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती थी? यह गांव होती थी। यही हमारा सेकंड पार्ट इसका ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो।
होगा। फिर भी कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल।